नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की सशक्त, चुनिंदा और बेहतरीन कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी हर जाना। तो शुरू करते हैं कहानी हर जाना। रियलिटी शो के ज़माने में छोटी मोटी सामान्य सी रियलिटी दिखाने से काम नहीं चलता। तो बचा क्या है दिखाने के लिए अब? क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या विकलांग, सभी तो अपने अपने करतब दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के चमत्कारिक से लगने वाले करतबों का भी अब कोई आकर्षण नहीं रहा है। वे गाते हैं, नाचते हैं, एक्टिंग करते हैं, घर की भुखमरी, गरीबी, हगना मूतना सब दिखाते हैं और अपनी भावनाओं का ऐसा बखान करते हैं कि उनके साथ दर्शक भी आंसू बहाने लगता है। माई कसम, क्या नाटक चलता है। तभी तो जनता की सहानुभूति मिलती है। इसीलिए सोचो कि एकदम नया और फड़कता हुआ क्या आइटम रखा जाए जिससे पब्लिक भी बंधी रहे और उस कलाकार का नाम भी हो और भैया सभी की जेबें मालामाल हो जाएं। ये सब तभी होगा जब हमें कोई स्पॉन्सर मिल सके, कोई बड़ा मंच मिल सके। वे सब चाय की एक दुकान के बाहर बैठे थे। वे सब यानी गणेशा एंड कंपनी के कर्ता धर्ता। वे 3 थे। एक का नाम विजय था। विजय जो गांव से आया था अपने परिवार को छोड़कर, परिवार जिनका पुश्तैनी धंधा मूर्तियां बनाना था। त्योहारों के समय मूर्तियां, बाकी समय मिट्टी के बर्तन, घड़े, गमले, सुराही आदि। पर अब गांव में घड़ों और सुराही की जगह मजबूत, चमकीले और सुंदर स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली थी। विजय के पिता का ये धंधा बच्चों का पेट भरने लायक नहीं रह गया था। पत्नी खेत पर काम करने लगी थी। एक बेटा बाहर चला गया था। दूसरा विजय यहाँ इस बड़े आधुनिक लगातार निर्माणाधीन शहर में आ गया था, इस उम्मीद के साथ कि विकास कर रहे शहर में उस जैसे कलात्मक काम करने वाले आदमी को काम मिल ही जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ठेकेदारों, इंजीनियरों और नेताओं के दलालों ने पहले से ही अपना आधिपत्य जमा लिया था। बाहरी लोगों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। वे कचरे पर मुंह मारते कुत्तों की तरह इधर उधर दुम हिलाते पेट भरने के लिए मालिकों की तरफ देखते रहते थे। और तीसरा लड़का पिता के साथ गधे पर मटके, गमले तथा अन्य सामान, मिट्टी, खाद बेचने या ढोने का काम करके अपना काम चला रहा था। पुराने काम की ना वहाँ कोई साख बची थी, ना सम्मान। तो झांकी लगाने का, मूर्ति खरीदने का काम विजय के जिम्मे था। राजू ने अपने दुबले पतले पिता को बचपन में इकतारा बजाते हुए, भजन गाते हुए देखा था। इकतारा बजाकर वो द्वार द्वार जाकर अपनी जीविका के लिए आटा, दाल, गेहूं या वस्त्र मांगा करते थे। राजू पिता के पीछे पीछे चला करता था, उनका सामान उठाता हुआ। राजू कुछ बड़ा हुआ तो उसने देखा पिता का इकतारा टूट चुका है। वो भजन मंडली या गांव में होने वाले घरेलू और धार्मिक कार्यक्रमों में ढोलक बजाने लगे थे। ढोलक की थाप जितनी तेज होती, पिता की सांस उतनी ही तेजी के साथ फूलती। खांसी का दौरा पड़ता। हड्डियों को हिला देने वाली खांसी के बावजूद वो ढोलक बजाना बंद नहीं करते। जांच करवाने पर पता चला था कि वो टीबी का मरीज था। बीड़ी पीने के कारण उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो चुके थे। घर के हालात से घबराए राजू ने कुछ समय तक इधर उधर काम किया। कभी मिस्त्री का काम करता तो कभी पुताई का। ये दोनों ही काम उसके स्वभाव के विपरीत थे, इसलिए दोनों में ही गलतियां हो जाती और उसे डांट खानी पड़ती या काम से निकाल दिया जाता। उन्हीं दिनों उसकी पहचान राजू से हुई थी, जो वहाँ झांकी के लिए चंदा मांगने आया था। राजू उन दिनों वहाँ काने धोने का काम करता था। परिचय धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। खाली समय में राजू विजय के पास आ जाता। तीसरा साथी यानी नरेश चाय की दुकान पर काम करता था, जहाँ आकर राजू और विजय अक्सर चाय पीते थे। उसका मालिक उसे डांटता, फटकारता और माँ बहन की गालियाँ देता था। नरेश के एक पाँव में लचक थी, वो लंगड़ा कर चलता था। मालिक की तरह भाग भाग कर काम नहीं कर पाता था। पूछने पर पता चला कि बचपन में माँ बाप के साथ नट का खेल दिखाते हुए वो ऊपर से गिर पड़ा था। पाँव में 1.5 महीने तक पलस्तर चढ़ा रहा था। पलस्तर खुला तो उसके पाँव में लचक आ गई थी। उसकी चाल बदल गई थी। देशी उपायों के बावजूद पाँव का लंगड़ापन नहीं गया था। तीनों अक्सर बैठ जाते, घंटों बातें करते, अतीत की यादों में खो जाते। अतीत उनकी धरोहर था। अतीत उन्हें कुछ करने और बनने की प्रेरणा देता। लुप्त होती लोक कलाओं के अवशेष उनके खून में अब भी सांसें ले रहे थे। भविष्य के लिए सपने गढ़ते।
ऐसे सपने जिनका कोई धरातल ना होता। हाँ, दिमाग उन तीनों का जरूर चलता। तब उन्होंने एक प्रयोग किया था, झांकी लगाने का प्रयोग। बहुत छोटी सी झांकी, छोटी सी रसीद बुक छपवा ली थी। चंदा मांगना 10 20 25 मात्र। इस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाता। कुछ चढ़ावा आ जाता, कुछ प्रसाद। इस तरह तीनों के भीतर बैठा कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन के लिए बेचैन हो उठता था। फिर उन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गणेशा एंड कंपनी। गणेशा एंड कंपनी पिछले कुछ वर्षों से निरंतर कार्यक्रम करती आ रही थी। आज उसके कार्यक्रमों का स्वरूप बदल गया था। उसके माध्यम से विस्थापित, टूटे बिखरे, महत्वाकांक्षी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे थे, पूर्ण आधुनिक और व्यावसायिक तरीके से। इन तीनों में पैसा को लेकर, आइटम को लेकर इसलिए मतभेद नहीं होता था क्योंकि वे सब वंशानुगत कला की विरासत के जिंदा अवशेषों को लेकर उसका रूपांतरण करके पैसा कमाना चाहते थे। उसी का परिणाम था कि वे नए नए प्रयोग करके उसे और चर्चित, यादगार और खूबसूरत बनाना चाहते थे। हर वर्ष उनके लिए नई चुनौतियां लेकर आता। वे तीनों प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल होते, कुछ कुछ सफल होकर आने वाले वर्ष की तैयारी में जुट जाते। इसी सिलसिले में यहाँ चाय की दुकान के बाहर बैठकर वे तीनों कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे। तड़कता फड़कता, रोमांचित करता, सांस रोक कर देखने वाला कोई हैरत अंगेज कारनामा। ऑर्केस्ट्रा तो होगा ही, मिमिक्री भी हो जाएगी, चुटकुलों की प्रस्तुति भी करवा देंगे, राजू ने कहा। पर इन सब में नयापन कहाँ है, ताजगी कहाँ है, पब्लिक को मानने की क्या चीज़ है? राजू भाई, ऐसा कोई आइटम होना चाहिए जिससे पब्लिक की सांसें रुक जाएं, आंसू बहने लगें। ऐसा आइटम होना मांगता। नरेश उनसे सवाल कर रहा था जिसका जवाब उन दोनों के पास नहीं था। चाय और बीड़ी के दौर चल रहे थे। तब नया क्या हो? नया, एकदम नया। सब अपने अपने दिमाग के अंतः प्रदेश में घुस गए। उन तीनों के बंद मुंह तेजी के साथ चल रहे थे, जिनमें सुपारी थी या गुटखा था या तंबाकू। दिमाग दौड़ रहा था आइडियाओं के घोड़ों पर सवार होकर। पहले तो कोई भी चीज़ दिखाओ नई लगती थी, देखने वाले रोमांचित हो जाते थे। पर जब से चैनलों ने ऐसी चीज़ें दिखानी शुरू कर दी हैं, तब से सब चीज़ें बासी और नकल लगने लगी हैं। कई कई बार दिखाने के कारण पब्लिक भी यही कहने लगती है कि अरे ये सब तो देखा हुआ है। एक काम करते हैं, हम भी अपने कलाकारों की तलाश करते हैं। जैसे चैनल वाले जाते हैं शहर शहर, हम लोग गली गली चलते हैं। विजय ने नरेश की बात काटते हुए कहा। कहाँ, कैसे ढूंढेंगे? कहाँ चैनल वाले, कहाँ हम? उनके पास पैसों की कमी है क्या? राजू को यह आइडिया थोड़ा असंगत लगा और कठिन भी। क्या विज्ञापन नहीं दे सकते? विज्ञापन के लिए भी तो पैसा चाहिए, अन्यथा तेरा आइडिया है अच्छा तो क्या किया जाए मेरे भाई? पैसा भी चाहिए, नयापन भी चाहिए। बस यही एक रास्ता है, घूम फिर कर गलियों में जाकर झुग्गी झोपड़ी में चलते हैं, सड़कों पर खेलते बच्चों से मिलते हैं। ये बच्चे बड़े करामाती, साहसी और उत्साही होते हैं। कोई ना कोई इनमें से ज़रूर ऐसा मिलेगा जो हमारे कार्यक्रम में जान डाल देगा। नरेश को अपनी बात पर विश्वास था। ये आइडिया सबको पसंद आया। दुर्गा, गणेश और नवरात्र का आयोजन करते हुए, चंदा उगाते हुए, रात रात भर जागरण करते हुए इन मस्तानों की टोली ने नए आइटम और आइडिया के लिए फ्रेश कलाकारों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले उनके मन में इतना उत्साह और कदमों में इतनी गति पहले कभी नहीं थी। लग रहा था जैसे वे जीवन के किसी बड़े महाअभियान पर जा रहे हों। झुग्गी झोपड़ी यूं तो शहर के किसी भी हिस्से में सड़क के किनारे से शुरू होकर भीतर तक फैली हुई हैं। अनंत विस्तार है इनका। ऊपर से लगेगा छोटी सी जगह है, पर रात्रि में जलते बल्बों और ऊपर से देखने पर इनकी उपस्थिति का पता चलता है। सड़क के किनारे कुम्हार मिल जाएंगे, मिट्टी की तमाम चीज़ें बनाकर हर त्योहार पर बाहर रखकर बैठ जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े मेलों में लोक कलाकारों तथा वस्तुओं का किसी अन्य के हाथों में चले जाने से इनकी चीज़ों की मांग कम हो गई है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित मेलों में छूट का आकर्षण भीड़ को खींच ले जाता है, और ये छूट देकर भी हर त्योहार के बाद ज़्यादा खाली, कंगाल और कर्जदार हो जाते हैं। बाजार में भीड़ भरी होती है और ये अकेले बैठे आने जाने वालों का मुंह ताकते रहते हैं। एक से एक खूबसूरत रंगीन चीज़ें धीरे धीरे टूट फूट जाती हैं। सकरी, गंदी, भिनभिनाती गलियों में जीवन का अपना ही रंग ढंग होता है, बेखौफ, बेलिहाज, बेहिसाब।
बाहर बैठी चर्चारत स्त्रियां जो बालों और हाथों में मेहंदी लगाने से लेकर बड़ी पापड़ बनाने का काम यहीं पर करती हैं। घर की बातें, बुराइयां, चुगलखोरी, पति की करतूतें और सास नंदों की बातें सुनाने से लेकर पान की गिलोरियां मुंह में दबाकर आपसी हंसी मजाक करने का लुत्फ भी वे सब यहीं पर उठाती हैं। गली के बीचों बीच 3 डंडे गाड़कर सचिन, सहवाग और हरभजन बनकर क्रिकेट खेलते बच्चों को न तो गाड़ियों की परवाह होती है, न रास्ता छोड़ने की मंशा। गाड़ी चलाने वाले यदि होशियार हैं तो बिना छुए निकाल लें अपनी गाड़ी। यही किनारे पर नल लगा होता है जिस पर लंबी लंबी डिब्बों की कतारें घंटों पहले रात्रि के तीसरे प्रहर से शुरू हो जाती हैं। किसी ने एक भी डिब्बा आगे पीछे किया नहीं कि देखते देखते हुजूम लग जाता है। गाली गलौज का आदान प्रदान होने लगता है और इससे भी ज़्यादा बात आगे बढ़ी तो सिर का फूटना और चाकू का चलना आम बात है। बाकायदा पहरेदारी होती है, निगरानी की जाती है कि डिब्बे अपनी जगह पर हैं या नहीं। ये डिब्बे जीते जागते इंसानों से ज़्यादा सचेत और शक्ति प्रदर्शन के प्रतीक होते हैं। इन डिब्बों के भीतर मालिक का दबदबा, गुस्सा, क्षोभ और अधिकार भाव भरा होता है। ये डिब्बे हर घर का पता, हैसियत और जाति का एहसास करवाते हैं। किसी ने इन्हें छुआ, उठाया या खिसकाया नहीं कि इनके मालिक भीतर से प्रकट होकर अपना स्वरूप दिखाने लगते हैं। इन्हीं के आसपास सब्जी के ठेले लगे होते हैं, किराने की दुकानें होती हैं, नाई की दुकान होती है जिस पर आज भी रेडियो बजता है और अपने अपने हीरो की नई हेयर स्टाइल की नकल करते लोग गुनगुनाते हुए मिल जाएंगे। गली के किसी कोने में दड़बे नुमा ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा जहाँ फैशन की कायल युवा लड़कियाँ और प्रौढ़ होती स्त्रियाँ मिल जाएंगी। फ्रॉड डिग्रीधारी डॉक्टर की क्लिनिक भी यहीं होगी। यहाँ सभी तरह के इलाज होते हैं। गुप्त रोगों से लेकर सेक्स की समस्याओं का निवारण करता डॉक्टर इनका सबसे बड़ा राजदार होता है। गाय, बकरियां, भैंस, मुर्गियां, चूजे और कुत्ते सभी स्वच्छंदता पूर्वक घूमते विचरते मिल जाएंगे। जगह जगह लगे कचरे के ढेर और कचरे में मुंह मारते कुत्ते, भिनभिनाती मक्खियां, मच्छर, कीड़े, इन सबसे बेफिक्र अपनी ही मस्ती में डूबे टट्टी पेशाब करते बच्चे जिन्हें यूं बैठा देखकर निकलने वालों का जी मिचलाने लगता है। सड़क पर पड़ी खखार, थूक, पान की पीक, छुपा कर फेंके गए लाल कपड़े, रात बिरात किए गए टोने टोटके का सामान, नींबू, काले तिल, लाल मिर्च आदि आदि। थोड़ा आगे बढ़ो तो किसी पुलिया पर बैठे गुटखा चबाते, मुट्ठी में बीड़ी सिगरेट छुपाकर चुपचाप कश मारते लड़के मिल जाएंगे। कंधों पर स्कूली बैग टांगे, यूनिफॉर्म पहने, घर से स्कूल का कहकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते या कोई फिल्म देखने की योजना बनाते लड़कों के समूह मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ फ्रॉक, स्कर्ट या सलवार सूट पहने 2 चोटियां बांधे लड़कियां दिख जाएंगी। कच्ची उम्र की लड़कियां जिनकी देह उम्र के साथ नए नए आकारों में ढलती प्रतीत होती है। समय से पहले ये लड़कियां बड़े होने, जवान होने के एहसास से लजाती, शर्माती, इठलाती, दुपट्टे फहराती, आंखों से मुस्कुराती और अपनी हंसी को दबाती नजर आती हैं। यहीं मिलेंगे हमें अपने शो के लिए लड़के लड़कियां, भविष्य के कलाकार, हमारी कंपनी के स्टार। राजू उत्साहित होकर बोला। पहले ठीक से देख परख लो, उसके बाद ही कोई बात करना। अपनी गरज दिखाओगे तो सालों के माँ बाप भाव खाएंगे, उन्हें उनका ही फायदा दिखाना पड़ेगा, विजय ने उसे समझाते हुए कहा। विजय मानता है कि जब तक सामने वाले को अपना फायदा नहीं दिखता तब तक वो किसी के हाथ में नहीं आता। बाजार मांग के सिद्धांत पर चलता है, वही चीज़ों की कीमत और महत्व को बढ़ाता घटाता है। यह जीवन भी एक बाजार है और इसमें चलने वाली, बिकने वाली चीज़ें इसकी कीमत को निर्धारित करती हैं। वे तीनों चुपचाप अपने अभियान में लगे थे। उन्होंने अब तक यहाँ जो देखा था, लड़के लड़कियों की चाल ढाल, उनकी अलहड़ता, उनकी मस्ती, उनकी इच्छाएं, उनको देखकर लग रहा था कि बच्चों की छोटी छोटी टोलियों में उत्साह है, कुछ करने की तमन्ना है। वे पैसों के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सुनो बच्चों, इधर आओ, हम लोग तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? हमें कुछ ऐसे लड़के लड़कियां चाहिए जो स्टेज पर आइटम दे सकें, जिनमें कलाकार बनने की इच्छा हो। बच्चों का समूह उत्सुकता भरी आंखों से उन्हें देख रहा था। वे धीरे धीरे उनके करीब आकर खड़े हो गए। उनके मन में शंका थी, क्योंकि पिछले कई महीनों में कई बच्चे गायब हो चुके थे। बाद में कोई एक आध ही मिला।
आज तक पता नहीं चला कि वे सब कहाँ हैं। इसीलिए माँ बाप को समझाने पर बच्चे यकायक किसी अजनबी से तुरंत बात नहीं करते थे। कौन सी स्टेज पर? लड़कों की आंखों के सामने टीवी की स्क्रीन घूम गई। हम लोग अपनी कंपनी गणेशा एंड कंपनी की तरफ से हर साल कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं विजय हूँ, ये नरेश और ये राजू। उन्हें अपना परिचय देना पड़ा। बच्चों के चेहरे पर जितनी तेजी के साथ स्वयं की कला दिखाने की उत्सुकता जागी थी, उतनी ही तेजी के साथ वो अदृश्य भी हो गई। उनमें से कुछ मुंह दबाकर खीं खीं करके हंसने भी लगे। उनके हाथों में न कैमरा था न कोई और सामान। पैदल थे, यानी उनकी दरिद्रता और स्तर का अनुमान उन नासमझों ने लगा लिया था। राजू समझ गया, बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष बातें जोड़नी होंगी, आकर्षक पैकेज बताने होंगे, भविष्य के सपने दिखाने होंगे, चमक दमक वाली चीज़ें प्रदर्शित करनी होंगी। आजकल के बच्चे टीवी से नीचे कुछ सोचते ही नहीं हैं। उन्हें तो सीधा सीधा चैनल चाहिए जिस पर वे किसी स्टार की तरह दिखें। तुम लोग कहाँ जाते हो? दूसरे दिन वे तीनों फिर उसी स्थान पर थे। इस बार उनके हाथों में पिछले कार्यक्रमों की एल्बम थी, अखबार की कतरनें थीं। वे हार मानने वाले नहीं थे। वे अपने पिताओं की तरह अपनी अपनी कलाओं का दामन छोड़ने वाले नहीं थे, बल्कि समय के साथ कला का इस्तेमाल करना उन्हें आ गया था। अपने अपने काम पर, बच्चों ने जवाब दिया। राजू का खोजी अभियान दल कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहता था। वो पूरी तसल्ली के साथ आश्वस्त करके बच्चों की रुचि का, दमखम का तथा कार्यक्रम में स्वेच्छा से शामिल होने का जज्बा बढ़ा देना चाहता था, ताकि बच्चे स्वयं चलकर उनकी कंपनी में शामिल हों। खोजी अभियान दल ने देखा कि कुछ लड़के स्कूल के लिए धकेलाए जाने के साथ ही गाय बकरी चराने के लिए जंगल जाते हैं। छोटे छोटे काम के लिए हाट, दुकानों, ठेलों और मंडियों में दिन भर लगे रहते हैं। किशोर वय की लड़कियां बाल मजदूरी अधिनियम कानून को धता बताती अपनी माओं के साथ या अकेली घरों में काम करने के लिए भागती नजर आती। कई बच्चे जिनकी उम्र 5 से 8 के बरस के बीच होगी, वे सब समूह बनाकर मैले कुचैले फटे चिथड़े कपड़े पहनकर, चेहरे को कुछ गंदा, काला और मायूस बनाकर भिखारी की दैन्यता अपनी आंखों में भरकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ते। भीख मांगने का प्रमुख अड्डा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होता, जहां यात्रा पर जाने वाले यात्री शुभ यात्रा के समय इनके हाथों पर 1-2 का सिक्का रख देते ताकि इनकी बददुआ न लगे। कुछ बच्चे शहर के बीचों बीच बने ग्रीन रेड सिग्नल वाले स्टॉपेज पर बिखर जाते। कुछ बच्चे मिठाई की दुकानों पर या मंदिरों में। खाने वाले, खरीदने वाले इनकी भूखी आंखें और पसरे हुए हाथ देखकर कुछ ना कुछ घृणा होने के बावजूद दे देते। पुण्य कमाने का भाव वहाँ ज़्यादा होता। कुछ लड़के लड़कियां, बूढ़े आदमी तथा औरतें जिनके पास बुढ़ापे में कोई काम नहीं होता या जो आश्वस्त हो चुके होते हैं, वे हाथ में या गले में किसी देवी देवता की तस्वीर लेकर धार्मिक भावनाओं व आस्थाओं को भुनाने के लिए निकल पड़ती हैं। तो कई के हाथों में छोटी छोटी बाल्टियां होती हैं जिनमें तेल में भीगे काले पत्थर की मूर्ति होती या मूर्ति का आभास कराता काला पत्थर। या कई बच्चे बूढ़ों के साथ टंग कर हाथ पाँव में पट्टी बांधकर बीमार बनकर मुंह से हाथ लगाते, गिड़गिड़ाते, कार वालों के शीशे थपथपाते, गालियां व दुत्कार खाते होते। और कुछ बच्चे फुटपाथ पर बेचने लायक चीज़ों को लेकर भीड़ में भागते मंडराते होते। जो पहले पहुंच गया उसके हाथों में कुछ ना कुछ पैसे आ ही जाते, जिनसे उनका नाश्ता हो जाता। इन सब कामों को अंजाम देते इन लड़कों के पास वैसी ही वेशभूषा, वैसी ही बॉडी लैंग्वेज और शब्दावली होती। मांगने की कला में वे जिस भाषा का प्रयोग करते, उसके साथ अभिनय भी जरूरी होता। यानी यहाँ का हर प्राणी सक्रिय था, कमाऊ था, उपयोगी था, पेट भरने के लिए तरह तरह के जतन करने में पारंगत, अभ्यस्त, उत्साहित, श्रमजीवी, कर्मवीर, कमाऊ पूत, पूतनियाँ जो अपनी कमाई का हिस्सा हर रोज़ कमाओ और खाओ के सिद्धांत पर खर्च करता था। कल की चिंता उन्हें नहीं रहती थी। इन सब कामों में कितना कमा लेते हो? राजू अब उन सबको असल मुद्दे पर लाना चाहता था। पेट भरने लायक, जिंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी होता है साहिब। बात बनाने में वे सब माहिर थे। बातें, शब्द और अभिनय तीनों की मिली जुली कला ही इनकी डिग्री थी। और ये छुटकी कहाँ जाती है? विजय की निगाह सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, जिसका एक पाँव मिट्टी में लिथड़ गया था, जिसे वो कागज़ से साफ कर रही थी।
ये तो बड़े बड़ों को उल्लू बना देती है, स्वांग भरकर अपने भाइयों के साथ बोगियों में खेल दिखाती है। साथ खड़े लड़के ने हंसकर कहा। उन तीनों ने देखा बच्चों ने अपने चेहरों पर बंदर की छायाकृति का आभास देने वाली रेखाएं खींच रखी हैं। नाक के ऊपरी हिस्से को लाल रंग से पोता हुआ था। वे दोनों बंदर बंदरिया का स्वांग रचकर उनकी कहानी सुनाया करते थे। छोटी सी ढोलक लड़की के गले में लटकी हुई थी। बगल में कपड़े के थैले लटके थे। कितने गाने आते हैं? नरेश ने उनका ऑडिशन टेस्ट लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे। सुना तो जरा। कितनी तरह के सॉन्ग कर लेते हो? बहुत सारे। करके बता। एक साथ कितनी गुलाटी भर लेते हो? बहुत सारी। गुलाटें भर कर दिखा। 1 2 3 5 6 10 12 15। बच्चा गिनता जा रहा था और गुलाटें भरता जा रहा था। जब वो खड़ा हुआ तो उसका गोरा चेहरा पसीने से तरबतर था। वो हाँफ रहा था। नरेश को बचपन का वो दृश्य याद हो आया जब बांस के डंडे पर उसके पिता उसे पेट के बल लटका देते थे। वो जोर जोर से गोल गोल चक्कर काटता था। पेट में पड़ा गड्ढा देर तक दर्द करता रहता। उसे उल्टियाँ होती थीं। एक बार असंतुलन की स्थिति में वो गिर पड़ा था। तू नाच लेती है? कितनी देर तक नाच सकती है? स्टेज पर नाचेगी? राजू ने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता बाजार मांग का सिद्धांत अपनी बानगी दिखा रहा था। मोल भाव चल रहा था। चीज़ें देखी परखी जा रही थीं। अम्मा से पूछना पड़ेगा। लड़की ने अपनी कीमत नहीं बताई। ये तो कुछ देर के आइटम हो सकते हैं, पर धांसू आइटम का क्या होगा? विजय को लग रहा था कि इतनी खोजबीन के बाद भी धांसू आइटम के लिए उपयुक्त पात्र नहीं मिला तो क्या होगा। ऐसा करतब करने वाला जो तालियों के साथ पैसों की बरसात करवा दे, रातों रात दौलत शोहरत और प्रोग्राम दिलवा दे, जिसकी बदौलत वे किसी बड़े शो का हिस्सा बन जाएं। अन्यथा कब तक इस तरह घिसटते रहेंगे? अब इतने वर्षों बाद जीवन में कुछ तो स्थायित्व आना चाहिए। छोटी मोटी गृहस्थी, पैसा, आगे बढ़ने का रास्ता। बेचैन असंख्य संभावनाओं और सपनों ने उनको बेचैन कर दिया था। आइडिया नंबर 1 में उन्होंने तय किया कि झांकी के साथ साथ जीती जागती झांकी प्रस्तुत की जाएगी। पिछले कई हफ्तों की भाग दौड़ के बाद चंदा इकट्ठा हुआ था। मूर्ति खरीदी गई। झांकी का स्थान तय किया गया। स्टेज भी मजबूत और बड़ा बनाया गया। रोशनी के लिए रंगीन झालरें डाली गईं। सारी व्यवस्था देखने के लिए लड़कों की ड्यूटी लगाई गई। जीती जागती झांकी क्या होती है? नरेश ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। राजू के साथ आए लड़के ने अपना आइडिया उनके सामने रखा। जीती जागती झांकी देखोगे तो देखते रह जाओगे। ऐसा क्या होगा? उन सबके मन में उत्कंठा जाग उठी। विजय को लग रहा था कि ऐसा कौन सा आइडिया है जो उसके दिमाग की बजाय दूसरे के दिमाग में आया है, जिसकी सफलता का दावा ये लड़का कर रहा है। उन सब ने देखा कि 9 दिन के लिए 9 कन्याओं का चयन किया गया। एक जैसी कदकाठी की, रंग 19-20 चलेगा, क्योंकि मेकअप के द्वारा रंग एक जैसा बनाया जा सकता है। उनके माता पिता को सारी बातें समझा दी गई थीं। एग्रीमेंट के अनुसार जो चढ़ावा आएगा उसमें भी उनका कमीशन रहेगा, लेकिन उनको स्वस्थ रहना होगा। वे बीच में कहीं आएंगी जाएंगी नहीं, ना ही काम छोड़ सकेंगी। ये कन्याएं 9 दिन तक बाहर सड़कों पर, बस स्टैंड पर, खाने पीने की दुकानों पर भीख मांगकर जितना कमाती थीं उससे ज़्यादा पैसा उन्हें यहाँ से मिल जाएगा। ये कंपनी की गारंटी थी, और पुण्य मिलेगा सो अलग। सारी बातें तय होने के बाद कन्याओं के बालों को एक विशेष आकार में काटा गया। उनके सिर पर गोलाकृति का मिट्टी का बर्तन इस तरह जमाया गया कि उसमें रखी मिट्टी बाहर नहीं आ सकती थी। धीरे धीरे उगती भुजरियाँ, मतलब गेहूं की पौध, उनके सिर पर ही बढ़ती नजर आएंगी। वे एक मुद्रा में खड़ी रहेंगी, सुबह शाम दर्शनार्थियों के जाने तक। ये कन्याएं खड़े खड़े नहाती, दैनिक क्रियाएं करती। उनके सोने की व्यवस्था इस तरह से की गई कि भुजरियों को जरा भी नुकसान न पहुँचे, न रंग फीका पड़े। वे कहीं से भी मरी मुरझाई और शुष्क दिखाई न दें। यद्यपि कन्याओं का सिर पानी और मिट्टी की ठंडक से भारी होने लगता, सिर में खुजली होने लगती, पाँव भारी होने लगते, उनकी छोटी छोटी नाजुक सी गर्दनें ऐंठने लगतीं। गणेशा एंड कंपनी के सदस्यों को यह प्रयोग सफल होता नजर आ रहा था, क्योंकि इन 9 कन्याओं को झांकी के साथ खड़ा देखकर भक्तों के हृदय भक्ति रस से सराबोर होने लगते। वे भाव विभोर हो कन्याओं को प्रणाम करते, मानो वे साक्षात देवियाँ हों। अद्भुत दृश्य, भक्ति की अद्भुत मिसाल।
धीरे धीरे खबर फैलने लगी। भक्त तथा दर्शक आते, देखते, ठहरते, पास में जाके भुजरियों को निहारते। शनैः शनैः भुजरियाँ बढ़ती जा रही थीं और उधर प्रसाद, चढ़ावा एवं प्रशंसा की मात्रा बढ़ती जा रही थी। प्रकृति का खेल भी निराला होता है। कहीं भी बीज डालो, अंकुरित होने में समय नहीं लगता। रूप, सौंदर्य, रंग आकर्षित करता सो अलग, यानी जीवन हर कण में अपने होते की प्रतीति करवा देता है। पर कन्याओं के भीतर बैठा जीव थकता जा रहा था, बीमार होता जा रहा था, लेकिन भक्ति भाव से भरी पब्लिक के सामने उन्हें दिव्य मुस्कान बिखेरनी थी। दिव्य, भोली व दैवी मुस्कान। उन्हें हिदायत दी गई थी अपनी तकलीफों को भूलकर भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना है। उनकी शारीरिक व्याधियां, उनकी भूख, उनकी प्यास सब खरीदी जा चुकी थी। भजनों और जयकारों के शोर में उनकी आहें कराहें दब जाती थीं। धर्म, आस्था और विश्वास ने उन्हें बेवक्ती बड़ा विशिष्ट और सहिष्णु बना दिया था। वे तमाम किस्से, कहानियाँ, चमत्कारिक घटनाएं और अनुभव उन्हें सुनाए जाते, जिनमें उनकी उम्र की लड़कियां देवी बनाई जाती थीं, दासी बनती थीं, भिक्षुणी बनकर दीक्षा लेती थीं और इस पूरी प्रक्रिया में होने वाली यातनाओं को ईश्वरीय वरदान मानकर सहन करके सबसे अलग और पवित्र होने के एहसास से गौरवान्वित होती थीं। इन कन्याओं को वैसा ही होना था, दिखना था और इस यात्रा में सिद्ध होकर निकलना था। गणेशा एंड कंपनी के सभी सदस्य खुश थे। उनके मुकाबले बड़ी विशाल भव्य झांकियाँ फीकी पड़ गई थीं। उनके मोहल्ले की ये जीती जागती झांकी अच्छी खासी भीड़ जुटा रही थी, प्रचार प्रसार पा रही थी, कमाई कर रही थी। उनका प्रयोग सफल रहा था। इस प्रयोग की पूर्ण सफलता के बस 2 दिन शेष रह गए थे। अंतिम 2 दिन के लिए उनके पास धांसू आइटम थे, जिनका अनाउंसमेंट बराबर किया जा रहा था। अंतिम घड़ियाँ यानी आइटम नंबर 2, और वो दिन आ पहुंचा। चिर प्रतीक्षित धांसू दिन। पिछले कई हफ्तों की खोजबीन, चयन, अभ्यास और सफलता पाने का अंतिम दिन, अंतिम शो। यह आइटम पूरे साल इस शो को यादगार बनाने वाला था। विजय ने ठीक 8:45 पर माइक पकड़ लिया। उसने आज श्वेत कुर्ता पाजामा पहन रखा था, माथे पर लंबा तिलक, कंधे पर रंगीन दुपट्टा। उत्तेजना के भाव चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। आदरणीय भक्तजनों, आज का दिन बहुत खास है। आपके आशीर्वाद के सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं, पर आज वो होने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आप 8 दिनों से कर रहे हैं। इसमें शामिल बच्चों का जीवन सफलता की ऊंचाइयां छुएगा। इनको हजारों लोग देखेंगे, टीवी वाले दिखाएंगे, अखबार में फ़ोटो छपेगी, इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस दिन के लिए सेलेक्ट की गई बच्ची गायत्री अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने जा रही है। लगातार डांस, बिना रुके, बिना थमे। दूसरा 7 वर्षीय बालक माँ के आशीर्वाद से अजगर डांस करेगा, और तीसरा बालक जो मात्र 7 वर्ष का है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, गजब की प्रतिभा है उसमें। वो पेट्रोल की फूंक द्वारा कई प्रकार की आग के आकार बनाएगा। हवा में ये नज़ारे अद्भुत होंगे। तो सज्जनों, माताओं, बहनों और भक्तजनों, इन बच्चों की तिकड़ी ऐसा धमाल मचाएगी कि आप चमत्कृत रह जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, देवी माँ की कृपा से आज ये बच्चे वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। उसे अपने पिता की याद हो आई, जिसने अपनी कला के प्रति समर्पण को ही अंतिम लक्ष्य माना था और विरासत में दी थी भुखमरी, अंतहीन संघर्ष। नरेश को पूरी पूरी उम्मीद थी कि हफ्तों से प्रैक्टिस करने वाले ये बच्चे गणेशा एंड कंपनी के स्टार बनने वाले थे। ये कंपनी को ऊपर उठा देंगे। राजू ने उनके भीतर ऐसा जोश, ऐसा उत्साह और अपेक्षाएं भर दी थीं कि वे सब कुछ भूलकर इसी आइटम में डूब गए थे। उन्हें इस स्टेज से बड़ा स्टेज नज़र आने लगा था। इतने पैसों से ज़्यादा पैसे दिखने लगे थे, इसलिए जानलेवा रिहर्सल करके वे शो में जान डाल देना चाहते थे। अजगर डांस में अजगर को गले में डालकर, हाथों में लपेटकर, कमर से बांधकर, उसको चूमकर जोरदार डांस करना था। इसके लिए बाकायदा अजगर को किराए पर लिया गया था। उसका मालिक साथ में रहता था। लगातार डांस करने वाली लड़की के लिए ऐसे फिल्मी गाने चुन लिए गए थे जिनमें बीच बीच में कॉस्ट्यूम बदल कर आना था। इन तीनों में से किसी के भी कदम रुके, बहके या लड़खड़ाए, वहीं खेल खत्म, खेल की उत्तेजना खत्म। ये सिर्फ खेल नहीं था, धर्म की, संयम की, अनुशासन की, समर्पण और भक्ति की परीक्षा थी। इन्हीं भावों को बच्चों की सोच में, दिमाग में, खून में उतार दिया गया था। राजू को लगता
यही सोच, यही भावना, यही जुनून अंगारों पर नंगे पांव चलने वालों में होती होगी। यही जुनून मुहर्रम के समय छाती और पीठ पर कोड़े मारने वालों में होती होगी। यही जज्बा मुंह के आर पार सांग निकालने वालों में होती होगी। अन्यथा सामान्य आदमी ये सब क्यों नहीं कर पाता है? आसपास के लोग अपना घर बार काम काज छोड़कर पंडाल में एकत्रित हो चुके थे। ढोल नगाड़ों गाजे बाजे के साथ देवी माँ की भव्य आरती हुई। जयकारों के साथ ही आरंभ हो गया लगातार डांस। मंच के चारों ओर खड़ी थी जीती जागती झांकियाँ। संचालन करने वाला लड़का बीच बीच में शेरों शायरी चौपाइयों के साथ दान देने वालों के नाम अनाउंस करता जाता। उसके प्रोत्साहन पर लोग साथ में गा रहे थे, नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे। इस समय वे जीवन की सारी चिंताएं, तनाव तथा काम भूल चुके थे। उल्लास और खुशी का ऐसा माहौल जो जीवन को उत्सव बना दे, यहाँ बन चुका था। वाह क्या बात है! कितना अनूठा आयोजन किया है गणेश एंड कंपनी ने। परस्पर बातचीत करते लोग आनंद रस में निमग्न थे। हाँ, इस बीच पर्दे के पीछे हुआ यह कि पेट्रोल पीने वाले लड़के को उल्टियाँ हो रही थीं। उल्टियाँ रोकने के लिए उसे दवा दी गई। वो सुंदर जीन्स पहने हुए था। उसके गोरे सुंदर माथों पर बालों की लटें झूल रही थीं। माथे पर उसने लाल रंग की पट्टी बांध रखी थी। उसका मुंह व होंठ जगह जगह से झुलस गए थे, जिस पर कोई लोशन लगा दिया था। अजगर का मालिक पर्दे के पीछे बैठा था। उसके हाथ में बारीक नुकीला तार था। जब भी अजगर दाएं बाएं होता या मुंह खोलता था, लड़का डांस करता करता भीतर जाता, अजगर के मालिक को इशारे से बताता। अजगर का मालिक नुकीला तार उसके बदन में चुभो देता। अजगर छोटी सी फुफकार मारकर फिर बेहोशी की हालत में पहुंच जाता। एक आध घंटे वो उसी अवस्था में रहता, पर लड़का उसका वजन ढोते ढोते लड़खड़ा जाता। लगातार डांस करने वाली लड़कियों के पाँवों में सूजन आ गई थी, घुंघरूओं के निशान बन गए थे। थकान के कारण उसे हल्का सा बुखार आ गया था। वो नाचते नाचते गिरने को होती, फिर संभलती और दम लगाकर नाचने लगती। राजू और उसके साथी लड़कों का हौसला बढ़ाते, आंखें दिखाते, पैसे और प्रसिद्धि का लालच दिखाकर उल्टी गिनती शुरू कर देते। 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे। बच्चों को एक एक पल भारी लगने लगा था। शो के अंतिम दिन का अंतिम घंटा बचा था, यानी सफलता और विजय का दिन। अंतिम दांव लगना बाकी था। 12 बजने में अभी समय था। समापन की बेला आने वाली थी। कदमों की थाप प्रतिक्षण धीमी पड़ती जा रही थी। वो कॉस्ट्यूम बदलने के बहाने जाती तो अजगर डांस शुरू हो जाता और पेट्रोल पीने वाला लड़का अपने करतब शुरू कर देता। लड़की अंदर जाकर बेहोश हो गई। लाल लाल फूले पाँव जिनमें फफोले पड़ गए थे। राजू और विजय का चेहरा फूल गया। उन्होंने अंतिम समय की जो कल्पना की थी वो धराशायी होती नजर आ रही थी। बस आखिरी घंटा बचा है, इसे ठीक से करो। पानी पिलाओ, दवा दो। 9 दिन की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बस बेटा, यह आखिरी घंटा है। तेरे हाथों में हमारी इज्जत है। लोगों ने कितनी प्रशंसा की है। पब्लिक उमड़ी पड़ी है। लोग खड़े हैं, इतनी भीड़ है। महापौर और पार्षद आ रहे हैं। वे तुझे अलग से इनाम दे सकते हैं। उनमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। विजय एक क्षण बाहर होता, एक क्षण में अंदर। बाहर वो मुस्कुरा कर आता, भीतर उसका चेहरा तनाव से खिंच जाता। आज उसे पर्दे की महत्ता समझ में आ रही थी। वो पर्दा सबकी कमियां, सबकी परेशानियां ढांप लेता है। पर्दे के पीछे चल रहे घटनाक्रम को कोई नहीं देख पाता है। बाहर से बार बार बुलावा आ रहा था। लड़की को जिन गीतों पर डांस करना था, उसका कैसेट 2 बार बजाकर बदल दिया गया था। स्टेज के पीछे हो रही गड़बड़ियां दर्शकों तक न पहुँचे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। पेट्रोल पीने वाला लड़का पुनः स्टेज पर आ गया था और पेट्रोल पीकर आग के तमाशे दिखा दिखाकर थकने लगा था। यद्यपि उसका जोश दर्शकों की तालियों और वाहवाही से बढ़ जाता, पर कब तक? महापौर महोदय किसी कारणवश नहीं आ सके थे। उनका प्रतिनिधि पार्षद तथा अन्य साथी मुख्य अतिथि के रूप में पधार चुके थे। उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा था। कभी गली मोहल्लों में आवारा घूमने वाले लड़के पार्षद बनकर फूलों की मालाओं से लदे विशिष्ट भाव दिखाते हुए बीचों बीच बैठे थे। लड़की के नाम की घोषणा की जा रही थी। अपने दर्द को भूलकर वो अंतिम 11 गानों पर डांस करने के लिए तैयार हो गई थी। उसे फास्ट गीतों पर फास्ट डांस करना था। ये गीत इसी समय के लिए चुने गए थे, क्योंकि नाटक का या शो का अंत जिस उत्तेजना, रोमांच और पराकाष्ठा पर जाकर होगा,
उसकी कामयाबी उतनी ही व्यापक और लंबे समय तक स्मृतियों में रहने वाली थी। जल्दी जल्दी लड़की का कॉस्ट्यूम बदला गया, दवा और ग्लूकोज पिलाया गया। इधर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग अजगर डांस और आग का खेल देखते देखते क्या देखते हैं कि आग के गोले कभी फुग्गों की आकृति से, तो कभी डूबते सूरज की तरह, तो कभी सर्पाकार लंबाई वाले होते जा रहे हैं। कमाल कर दिया लड़के ने तो। 201 रुपये इनाम हमारी तरफ से घोषित कर दो। पार्षद के नाम इनाम की घोषणा करतल ध्वनि के बीच हुई। लड़का अपना अधनंगा शरीर और जोर से मटकाने लगा। वो ठुमका लगाता, पेट्रोल पीता, फूंक मारता और पीछे हट जाता। किसी ने पीछे से कहा, यह अगली डांस है, हमारी तरफ से 100 रुपये इनाम। तभी दर्शकों ने देखा कि आग की लपटें हवा के साथ साथ लड़के के चेहरे को घेर रही हैं। आग के गोले जो लपटों में बदल चुके थे ने लड़के के शरीर को लपेटना शुरू कर दिया। संगीत, गीत, जयकारों के बीच लड़के की चीखें चीत्कारें पहले तो सुनाई नहीं दी, लेकिन जब लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा तब सामने वाले दर्शक उठे, हड़बड़ाए और चीखे चिल्लाए। पूरे पंडाल में सनसनाहट फैल गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते, रौंदते, धक्का देते इधर उधर भागने लगे। उनकी श्रद्धा भक्ति भावना काफूर हो चुकी थी। बचे हुए लोगों में से कोई पानी ला रहा था तो कोई कपड़े से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। लड़के को लेकर तत्काल हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि लड़का 60-70% जल चुका है। गणेशा एंड कंपनी के लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बदहवास से वे इधर से उधर भाग रहे थे। उधर भुजरिया कन्याएं अपने अपने घरों को भाग चुकी थीं। रास्ते में उन सब ने भुजरियों को नोच कर फेंक दिया था। सिर पर रखे मिट्टी के बर्तनों को सड़क पर पटक दिया था। लगातार डांस करने वाली लड़की दर्द से कराहती हुई सड़क के किनारे जा पहुंची थी। गणेशा एंड कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका था। उसके मुख्य कर्ता धर्ता फरार हो चुके थे। पंडाल सूना पड़ा था, एकदम उजाड़, जलांध से भरा। कुर्सियां बिखरी हुई, स्टेज खाली, फर्श अधजला, फूल मालाएं बिखरी व कुचली हुई। ऐसा लग रहा था गोया जीवन का आनंद, उन्माद, रंगीनियत सभी कुछ तूफान की चपेट में आकर छिन्न भिन्न हो गए हों। स्टेज के बीचों बीच खड़ी देवी माँ की मूर्ति बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। स्टेज पर पांव रखते ही पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लगा लपटों से घिरा लड़का यहीं कहीं चीत्कारता हुआ दिख जाएगा। उस वक्त उसे न किसी दैवी शक्ति ने बचाया था, न ही श्रद्धा विभूत भक्तों ने। धांसू आइटम दिखाने का ये आइडिया और कहाँ कहाँ दिखाया जाएगा नहीं मालूम। दिन बीतते जा रहे थे, सब अपने अपने काम में लग गए थे। लगातार डांस करने वाली लड़की पार्षद के माध्यम से कहीं और दूसरी महफिलों में डांस करके तथाकथित लोगों का मनोरंजन करने लगी थी। जला हुआ लड़का चूंकि जीवित था और कोई काम करने लायक नहीं था, इसलिए वो भीख मांगने के लिए तैयार कर लिया गया था। भुजरिया कन्याएं इसी काम के लिए यहाँ वहाँ बुलाई जाने लगी थीं। हाँ, इन सब में एक आदमी अलबत्ता हैरान परेशान था और वो था अजगर का मालिक। आए दिन वो उसी लड़के के घर अड़ी डालकर बैठ जाता। उस रात आपाधापी में चीख पुकार के बीच अपनी जान बचाने की जीवेषणा में लड़के ने घबराकर अजगर को छोड़ दिया था। अजगर आदमियों के खेल तमाशों और हलचल से घबराकर कहीं चला गया था। लड़के तथा अजगर के मालिक ने उसे आसपास की झाड़ियों में, गड्ढों में, नाले में खोजा, पर वो कहीं न मिला। वो उसका पालतू अजगर था, उसकी जीविका का आधार। तूने मुझे क्यों नहीं पकड़ाया? हर बार आकर वो लड़के को धमकाता। वो मेरे हाथ से छूट गया था, लड़का सफाई देता। मर तो नहीं गया, शायद कुचल गया हो। मरता या घायल होता तो पकड़ में ना आ जाता। अजगर का मालिक हताश हो चुका था। इस आइटम के लिए उसे जितने पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिले थे और भविष्य में मिलने की संभावना भी नहीं थी। वो जब भी आता लड़के को डराता, धमकाता। जितने पैसे होते ज़बरदस्ती ले जाता। उसका कहना था कि उसे अजगर नहीं तो अजगर का हर्जाना तो मिलना ही चाहिए। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई उनकी एक लंबी कहानी हर्जाना। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।